नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महापुरुष की जिन्होंने सचमुच आधुनिक भारत को गढ़ा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोग उन्हें लौह पुरुष कहते हैं और हमारी ये चर्चा आधारित है लौह पुरुष सरदार पटेल, भारत के निर्माता, लेख के कुछ खास हिस्सों पर। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे सरदार पटेल की जिंदगी के कुछ अहम पड़ाव, आज़ादी की लड़ाई में उनका क्या रोल था और सबसे जरूरी, आजाद भारत को एक धागे में पिरोने में उनका जो लाजवाब योगदान रहा। आपको पता है, उनकी जयंती 31 अक्टूबर अब राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पे मनाई जाती है। जरा सोचिए, आजादी मिली और सामने थी 560 से ज्यादा रियासतें बिखरी हुई, उन सबको एक देश बनाना कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम रहा होगा। यहीं से बात असल में दिलचस्प होती है। शुरुआत करते हैं उनके शुरुआती जीवन से। जन्म हुआ 31 अक्टूबर 1875 नडियाद, गुजरात में। उनके पिता झावेर भाई किसान थे और 1857 की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। हाँ, और पटेल ने खुद अपनी मेहनत से वकालत की पढ़ाई पूरी की, फिर इंग्लैंड भी गए लॉ की डिग्री लेने। और ये सरदार की उपाधि ये कैसे मिली? ये उन्हें मिली किसानों के आंदोलनों के नेतृत्व से, जैसे बोरसद और खास तौर पर बारडोली सत्याग्रह। जब उन्होंने किसानों के हक के लिए आवाज उठाई और सफल रहे, तब लोगों ने उन्हें सरदार कहना शुरू किया। सत्याग्रह मतलब अन्याय के खिलाफ शांति से लड़ना। अच्छा, तो ये जो जमीनी स्तर का अनुभव था। हाँ बिल्कुल, देखिए यहीं से उनकी वो नेतृत्व क्षमता और लोगों से जुड़ने की कला निखरी। किसानों के बीच काम करने से उन्हें पता था कि असलियत क्या है, लोगों की समस्याएं क्या हैं और कैसे मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाला जाता है। ये अनुभव बाद में बहुत काम आया। तो सीधे तौर पर राजनीति में इसका असर दिखा। बिल्कुल, जब वो गांधी जी के कहने पर स्वतंत्रता संग्राम में कूदे तो ये जमीनी पकड़ बहुत मजबूत थी। 1928 का जो बारडोली सत्याग्रह था ना, वो सिर्फ किसानों की जीत नहीं थी। हाँ। वो अंग्रेजी हुकूमत के सामने पटेल की प्रशासनिक काबिलियत और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का एक तरह से प्रदर्शन था। उन्होंने दिखा दिया कि वो कितने सक्षम नेता हैं। हाँ, और फिर वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में गिने जाने लगे। 1931 में कराची अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने। लेकिन असली चुनौती तो शायद आजादी के बाद आई है ना। आपने बिल्कुल सही कहा। भारत के पहले गृह मंत्री बने वो, और कंधों पर जिम्मेदारी आई वो 560 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाने की। ये सिर्फ कोई प्रशासनिक काम नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही नाजुक कूटनीतिक चुनौती थी। हर रियासत के अपने राजा, अपनी शर्तें, अपनी सोच। और कुछ मामले तो बहुत पेचीदा थे, जैसे जूनागढ़ या हैदराबाद। उसको कैसे संभाला उन्होंने? यहीं पर पटेल की खासियत दिखती है। उन्होंने हर तरीका अपनाया, जिसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद। कहीं बातचीत से, कहीं थोड़ी रियायतें देकर, कहीं दबाव बनाकर, और जहां जरूरत पड़ी वहां सख्ती भी दिखाई। मतलब लक्ष्य बिल्कुल साफ था। एकदम साफ। भारत की एकता और अखंडता, इससे कोई समझौता नहीं। उनकी इसी दृढ़ता की वजह से ये सारी रियासतें आज भारत का हिस्सा हैं। सच कहूं तो उनके बिना शायद आज भारत का नक्शा वैसा नहीं होता जैसा हम जानते हैं। और इसी की झलक हमें आज उनकी विरासत में दिखती है। जी, उनकी नीतियां, उनका काम करने का तरीका आज भी प्रशासन के लिए एक मिसाल है। और 2014 से उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और वो स्टैचू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा, गुजरात के केवड़िया में। हाँ, 182 मीटर ऊंची, 2018 में उसका अनावरण हुआ। ये सब उसी महान विरासत को एक तरह से श्रद्धांजलि है। एक बात और कही जाती है उनके बारे में कि उन्होंने हमेशा देश को पहले रखा, अपनी निजी इच्छाओं को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद की दौड़ में भी वो पीछे हट गए। उनका पूरा जीवन ही एक भारत श्रेष्ठ भारत की मिसाल है। वो दिखाता है कि कैसे एक मजबूत इरादों वाला नेता बिखरी हुई ताकतों को भी एक साथ ला सकता है। ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है। सही कहा, आज के नेताओं के लिए भी इसमें बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल। तो संक्षेप में कहें तो सरदार पटेल सिर्फ इतिहास का एक नाम नहीं है, वो उस आधुनिक एकजुट भारत के निर्माता हैं जिसमें हम आज रहते हैं। उनकी कहानी हिम्मत, सही रणनीति और देश के प्रति गहरे प्रेम की कहानी है, जो आज भी उतनी ही जरूरी है। हाँ, और यहाँ एक सवाल मन में आता है, जिस तरह के निर्णायक फैसले लेने की क्षमता पटेल में थी और जिस जुनून से उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए काम किया, आज हमारे सामने जो इतनी अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं, उनके दौर में उनका वो मॉडल कितना प्रासंगिक है, ये सोचने वाली बात है।